वही जवाबात आपके साथ रहते हैं जिनके सवाल आपके अपने होते हैं। जो चीज़ हमने डिज़ायर करनी है प्रैक्टिकली ज़िंदगी में जाके, उसको फॉर्मलाइज़ करके, इंस्टीट्यूशनाइज़ करके हम क्यों नहीं ट्रेनिंग दे सकते लोगों को? एजुकेशन शुड डू दिस। मैंने आपको 5 मिनट में मैंने आपको बता दी ये कराना है। अब इसके लिए मुझे आप बता दें कितना टाइम चाहिए? 8 साल चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये 1 साल में बहुत हँस के होगा। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग किड्स बिहाइंड द सीन ऑफ लाइफ। उनको ज़ूम आउट करवाना है और दिखाना शुरू करना है। क्या अजीब मुसीबत है कि पढ़े लिखे तरीके से हम कोई अच्छा काम ही नहीं कर सकते। वो हमेशा ये करेगा कि जो मैंने बनाया ना वो तेरे लिए ठीक है, तू ये यूज़ कर। वो दूसरा कहेगा, कस्टमर कहेगा चल निकल जाओ यहाँ से, तू होता कौन है? सीएस में जो कूद रहे हैं ना वो सारे इस चक्कर में कूद रहे हैं कि देयर आर पीपल वेटिंग फॉर अस। ये चीज़ एक्सेलरेशन है कि हम ये समझते हैं कि इसने जितना स्पेस ली हुई है ना इसको स्क्वीज़ करें, जगह बनाए तो आपको इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी इन सालों में 5 6 7 8 में कि बच्चे को आप क्या कुछ नहीं करा सकते फिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, तो आज का जो मेरा पहला सवाल है, वो ये है कि देखें ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो कॉग्निटिव वैक्सिनेशन जिसको हमने नाम दिया हुआ है, तो उसके अंदर प्यार हम से। हाँ, प्यार से। तो उसका एक मेजर जो कंपोनेंट है ना, वो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन देना है और उसके बारे में तैयार करना है। तो इसके बारे में काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि मतलब एक तो अक्सर लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही नहीं पता और दूसरा ये नहीं समझ आता कि इतने छोटे बच्चों को हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे तो क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आई वुड वांट टू डाइसेक्ट दैट इन डिटेल कि स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी बेसिक कि क्यों पढ़ाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप और द मकसद क्या है इसका और बच्चों को पढ़ाना। तो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप अब एक ऐसा पॉपुलर वर्ड है कि जो यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं इसको किसी दूसरे तरीके से मैं करूँ कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएँगे, तो हम बच्चों को ऑब्ज़र्वेशन पढ़ाएँगे। हम बच्चों को सवाल पूछना सिखाएँगे कि आपके ख़्याल से एक चीज़ जो वो यूज़ करते हैं, वो चीज़ एग्ज़िस्ट क्यों करती है? कैसे वहाँ तक पहुँच गई है? हुँ, आपके हाथ में वो गैजेट या आपके हाथ में कोई कॉपी, पेन जो भी चीज़ है, वो आपके पास आई है, आपको लगता है कि गिवन है ये। बस मुझे मेरे अब्बू ने मुझे कॉफ़ी ख़रीद के दे दिया है या मेरे घर में बर्गर आ गया है या कोई चीज़ है। मुझे वो फ़लाँ आइसक्रीम खानी है, मुझे फ़लाँ बबल टी पीनी है। बस उसका ज़हन उससे आगे नहीं चलता। उसके ज़हन में सिर्फ़ ये बात होती है कि देयर इज़ समथिंग आई लाइक और मुझे उसके लिए ना खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीद लूँगा। और बस इसकी यही उसके समझ में आती है। जबकि इसको पलट के देखो तो आपको नज़र आएगा कि वो चीज़ किसी ने बनाई है, किसी ने उसके बारे में सोचा है, किसी ने उसको बिल्ड किया है और रीच में लाया है वो हमारे। हुँ, और लोग अब उसको जैसे कंटेंट लोग देखते हैं तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं और पीछे पड़े हुए हैं लोग उसके देखी जा रहे हैं। लेकिन जिसने वो बना रहा है, वो कैसे सोचता है? हुँ, वो बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा होता है? यानी अगर हम मैं सोच हमारे प्रोग्राम में उम्मीद है कि हम शायद टीवी चैनल्स को भी देखेंगे जाके, तो जो हम टीवी पे देखते हैं ना, मैंने पहली दफ़ा जब मीडिया रूम देखा था, न्यूज़ रूम, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। वहाँ बड़ा सन्नाटा होता है, अंधेरा छाया होता है। हमें तो टीवी पे ऐसे देखते हैं, सामने बंदा बैठा हुआ, खबरें पढ़ी जा रहा है। लेकिन पीछे क्या कुछ चल रहा होता है, वो जो सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते उसको कि ये भी कुछ होता है हुँ, बिहाइंड द सीन। बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग किड्स बिहाइंड द सीन ऑफ लाइफ। उनको ज़ूम आउट करवाना है और दिखाना शुरू करना है। फ़ायदा इससे क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होगा कि जब आप इस तरह दुनिया को देखते हैं ना, हुँ, तो दुनिया बहुत बड़ी नज़र आनी शुरू हो जाती है। फिर ये सवाल कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जॉब नहीं है। ये कि हुँ, इस सवाल का मतलब ये है कि आपको पास एक कोई स्किल है, आप और कुछ नहीं पता। हुँ, आपको मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ? क्योंकि खाना ही उसको आता है, तो काम बताओ खाऊँ किसको? कोई जिन था वो, हुँ, तो वो खा ही सकता था किसी को। तो ये बेचारा भी जो है ना, वो उसके अंदर बैठ के कोडिंग कर सकता है, कोई मसला हल करे, तो मुझे बता दीजिए मैं आपके लिए क्या प्रोग्राम बना दूँ? हुँ, कहता मैं नहीं बनाना यार प्रोग्राम, नहीं मैं तो इस चीज़ से हमने उसको आज़ाद करना है। अच्छा, बिल्कुल। एक दूसरी तरीके से देखें, अब लाहौर की मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सादी सी एग्ज़ाम्पल है, लाहौर में कितनी मार्केट्स हैं या लाहौर में प्रोडक्ट्स कितनी है जो अवेलेबल है मार्केट्स में। वो प्रोडक्ट जिन्होंने बनाई है, उनके पास डिग्री कौन-सी है? ये एक हुँ, सवाल है। वो इंजीनियर्स की इजादात इंजीनियर्स के काम है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के काम है, वो डॉक्टर्स के काम है, जो भी आप पायलटों ने बनाई है वो सारी हुँ, या किसने बनाई है? इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हुँ, और वो सब जिनकी है, वो कोई बिज़नेसमैन ही है, यानी कि उनके पीछे बिज़नेस है, एम्प्लॉयर्स हैं, वो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो वो उसी को डिग्री नहीं है।
और लेकिन वो एग्जिस्ट करती है और वो कामयाब तरीन लोग हैं, खुश तरीन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं उस तरह से दुनियावी तौर पे। तो क्या अजीब मुसीबत है कि पढ़े लिखे तरीके से हम कोई अच्छा काम ही नहीं कर सकते। यानी मैं कल ही बात कर रहा था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए बाहर, लेकिन उनको पता होता है कि जा यार ज़रा ये चलाना सीख ले। वो भी ये नहीं होता कि बेटा तू कोई बिजनेस कर यार कुछ और, वो कहता बड़ा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तू बस को मैनेजमेंट करके आ जा, डिग्री शिग्री ले आ, हार्वर्ड से ले आ, उधर से ले आ, ताकि इतना बड़ा निज़ाम जो बन गया ना ये चला लेना तू। तो वो ट्रांसफ़र उस तरह नहीं एंटरप्रेन्योरशिप होती आगे। ये इतनी सी बात है कि मेरे ख़्याल से जो चीज़ हमने डिज़ायर करनी है प्रैक्टिकली ज़िंदगी में जाके, उसको फ़ॉर्मलाइज़ करके, इंस्टीट्यूशनाइज़ करके हम क्यों नहीं ट्रेनिंग दे सकते लोगों को? एजुकेशन शुड डू दिस। अगर आपने कमाने वाली ही लाइन पे उसको लगाना है, इंसान बनना तो शायद एजेंडा भी नहीं है, होता भी नहीं है, लेकिन कमाना ही है तो कमाना तो ढंग से सिखा दो। वो भी उस दुनिया में मैं डॉक्टर बनूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और उसमें भी फिर वो फारिग बैठा हुआ है। तो बिल्कुल, तो ये असल में ना हम कर ही जाएँगे ये बात, मुझे लगता है कभी ना कभी कोई अच्छी मुँह से निकल ही जाएगी बात और शायद किसी को समझ आ ही जाए कि ये एक अटेम्प्ट है जो कि वो चीज़ें जो इनफॉर्मली पूरी दुनिया में हो रही हैं, उसको फॉर्मलाइज़ करने की अटेम्प्ट है। जब धक्के खा के कोई इस सिस्टम से कटता है और वो कटने के बाद धक्के खाता है और खा के फिर वो कोई रास्ता ढूँढ लेता है बेचारा। कई उसमें रास्ते में फ़ेल हो जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आती हमारे साथ क्या हुआ है और हमारी सोसाइटीज़ में अब कोई इतना ज़्यादा एप्रिशिएट भी नहीं करते कि फ़ेल हो गया तो बहुत ही बुरा है ना, वो तो कोई अच्छा काम नहीं किया इसने। वो भी उसको सिखाना है कि यार ये फ़ेल होना तेरे सर का ताज है। जितने फेलियर के बैच तुम्हारे पास होंगे ना, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में लर्निंग की बात करें, जब आप एक प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अब आप उस गोल पे फ़ोकस करते हैं, बाकी सब आपने उसके लिए करना है। मार्केटिंग भी बिल्कुल। आपने करनी है, सेल्स भी आपने करनी है, हायरिंग भी आपने करनी है, प्रोडक्ट अगर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी या उसका कोई डिज़ाइन है, कुछ है, उस पे भी आपकी इनपुट है। एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू लर्न। 360 डिग्री आपको करना पड़ता है, जो ऊपर लोग होते हैं। तो इससे बड़ी और कोई लर्निंग क्या होगी? वो आपको देख लें। फिर आपकी मेरे नज़दीक अगर हलाल हक-हलाल बिज़नेस है, तो आपकी मेरे ख़्याल से स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत अच्छी है। आप काम बिज़नेस को सक्सेसफुल वही बंदा बना सकता है जो दूसरे की राय को अपनी राय पर तरजीह देने के काबिल होता है। जिसको अपनी राय दूसरे पर थोपने की आदत होती है ना, वो कारोबार कैसे बनाएगा? वो हमेशा ये करेगा कि जो मैंने बनाया है ना वो तेरे लिए ठीक है, तू ये यूज़ कर। वो दूसरा कहेगा कस्टमर कहेगा चल निकल जा यहाँ से, तू होता कौन है? तो उसकी दुकान पे कोई गाहक नहीं होगा, बस एक दावा होगा कि मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, दुनिया सारी पागल है, इसको यूज़ नहीं कर रही। ऑन द अदर हैंड जो लोग दूसरों के साथ जो ज़रूरतें उनकी पहचानते हैं उनकी ज़ुबान से और उसमें अपने आप को खपाते हैं, तो वो एप्रिशिएट किए जाते हैं और उनकी चीज़ लोग लेते भी हैं क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये भी इसमें एक ट्रेनिंग है और बात-बात पे मैं मरती है आपकी, बात-बात पे आप रोते हो, बात-बात पे यानी शुरू में आप हारते हो, कभी कोई मसला, कभी एक चीज़ खराब, कभी दूसरी चीज़ खराब। तो ये इससे बढ़कर कोई फुलफिलमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी और लर्निंग जर्नी से। मैं बिल्कुल। कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि एक बंदा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो वो उसको ना एक डॉक्टर मिल गया और वो डॉक्टर के पास जाके रहता है और डॉक्टर से सर्जरियाँ करता है और वो उसको देखता रहता है और डॉक्टर से पूछता भी रहता है कभी-कभी कि सर ये आपने क्या किया? कभी डॉक्टर साहब फारिग हैं तो वो बता भी देते हैं। और ये इस तरह से कोई 15-16 सारा साल ना डॉक्टर के पास रहता है। हर चीज़ उससे पूछता रहता है कि ये क्या है, वो क्या है? डॉक्टर कभी कहता है यार इसको पढ़ लो ज़रा, इस चीज़ को देख लो एक बार। दूसरा बंदा जो है ना वो पहले स्कूल पढ़ता है, ये सारा कुछ करता है और आखिरकार वो अपने आप को इस काबिल बनवाता है कि किसी को कोई मेडिकल स्कूल वाला उसको एडमिट कर सके। तो फिर वो उसको एडमिशन होता है कि हाँ भाई तेरा तो रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, तू अच्छे किसी स्कूल में आ जा, यूनिवर्सिटी में आ जा। और वहाँ पे फिर वो 4-5 साल किताबें ये पढ़ता है और इसने भी तकरीबन कोई 16, 18, 20, 25, 22 साल इसने भी लगा लिए जितने भी यहाँ से किए। तो उसने पूछा कि इन दोनों ये डॉक्टर साहब हैं और एक वो 20 साल 22 साल वाला बंदा है जिसने उतना ही टाइम डॉक्टर के साथ गुजारा है। तो उसने पूछा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा डॉक्टर होगा और उनका कंसेंसस क्लास का ये था कि ये जिसने डॉक्टर के साथ टाइम गुजारा और वजह उसकी ये थी कि उसने प्रैक्टिकल काम करके मरीज़ काट के देखे हैं और किया और वो उसने किया है। इस भाई ने बस अभी तक कुछ भी मरीज़ के साथ टाइम नहीं गुजारा, ये अपनी दुनिया में रहा है और पहले तो प्रूव करता रहा कि मुझे डॉक्टर बना दो। फिर जब प्रूफ हो गया तो फिर डॉक्टर बन भी गया, लेकिन ये तो ये एक सोच है, ठीक है? तो उसने ये कहा कि बहुत सदियों तक शायद नॉलेज ट्रांसमिट ऐसे ही होता था। आप किसी चीज़ में लगते थे या किसी की सोबत में या किसी के साथ बैठते थे और वो आपके साथ-साथ आपको
पॉलिश करता रहता था। तो प्रैक्टिकलिटी, एप्लीकेशन, डायग्नोसिस आप सीखते हो। किताब आप, मैंने कई लोगों को देखा है वो किताब पढ़ते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि इस किताब का फ़ायदा मुझे क्या हुआ है या मैंने फ़ायदा कैसे उठाना है उससे। जो जिसका दिल करता है वो वही समझ के बैठ जाता है उसमें से, तो वो पेड़ा गर्क हो जाता है। यानी कि उल्ट, एक तो ये हो गया कि आपने पढ़ी है किताब, और दूसरा ये कि अब आप उल्टी आपको समझ आई हुई है और रौला आपने मचाया हुआ है, किताब मैंने पढ़ी हुई है, तो अब आपने अपना समझ सारी थोपी हुई है उसके ऊपर। बिल्कुल। ये जो जर्नी है ना प्रैक्टिकल लाइफ की, ये असल में बहुत नेचुरल है। इस्लाम के अंदर भी अगर आप देखें ना, तो इस्लाम में ना ये मुलाज़मत को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता कि इस तरह की चीज़ कि आप जो है ना, मतलब मेरे हिसाब से तो अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं ना किसी के साथ, तो वो भी एक काइंड ऑफ एक पार्टनरशिप टाइप होनी चाहिए कि यानी कि आप अपनी सर्विस देंगे, अपना वक्त देंगे उस तरीके से, ना कि ये कि आपको एक सैलरी और आपको इतने पैसे मिलेंगे। और ये जो माइंड सेट है ना, ये ठीक नहीं है। अगेन मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि ये जानबूझ के बनाया था, ये क्या जो भी कुछ हुआ पहले, जो भी सिस्टम है, अब मुझे नहीं पता, मैं तो इस दौर में रहता हूँ और मैंने आंख खोली और मुझे समझ लगता है कि यार इसमें मसला है, इसको ठीक कर ले। तो ये वाली चीज़ हम असल में ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों का होराइज़न ब्रॉड करें। बच्चों को सिखाएं ये बात कि बेटा ये एक टूल है जिसको आप सीख सकते हो अगर आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं ये बात कहता हूँ कि एआई के दौर में सॉल्यूशन अब एक ही है, अप्लाई एआई। लेकिन अप्लाई वेयर, हाउ या टू डू व्हाट, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो आप हाथ में पकड़ के बैठे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब इसका करना क्या है। बिल्कुल, समझ रहे ना? बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही पैराडाइम शिफ्ट है। पेरेंट्स विल टेक सम टाइम, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। वी बिल्कुल। कैन नॉट, इफ समवन टेल्स मी कि जी आपको तो ये लोग नहीं समझ आएगी, लोग को भी नहीं करेंगे, ये स्कूल नहीं छोड़ेंगे या आप पता नहीं क्या, तो अच्छी बात है, मैं सबको ले भी नहीं रहा, ना ले सकता हूँ। तो जितनी मेरी हैसियत है, इतनी मेरी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक जितने मुझे पेरेंट्स चाहिए, 50 पेरेंट्स मुझे चाहिए, तो 50 मुझे मिल जाने चाहिए और उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं है। सही है। बट वी विल टॉक अबाउट दिस एंड आई थिंक दैट्स द फ्यूचर। आई थिंक हमने ये बात करनी शुरू की है और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं और जनरली स्पीकिंग लोग उसको बिजनेस भी कह देते हैं, पैसे कमाने की बात भी करते हैं। हमने वो अल्फाज नहीं हम यूज़ करते हैं, लेकिन घूम फिर के सबका दिल यही है कि यार नौकरी के चक्करों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये करो वो करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन ये अवेयरनेस अब क्रिएट होनी ही होनी है। और मुझे मुझे लगता है कि इन फ्यू इयर्स, चंद सालों में, जो बड़े बड़े आपके स्कूल्स हैं ना, दे विल प्रॉब्ली आल्सो लॉन्च सच प्रोग्राम्स। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन को ना मैं एक और ज़ाविये से भी देखता हूँ कि मतलब किसी दौर में कार्ल मार्क्स को मैंने पढ़ा था, हम्म जिसके अंदर उसने ये बताया था कि एक तो लेबर होता है और दूसरा एंड होता है कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल को जोड़ के जो शख्स बना देता है ना कोई चीज़, हम्म तो वो मेजर वैल्यू क्रिएट कर जाता है और हैंस मेजर पार्ट ऑफ द बेनिफिट भी ले जाता है। हम्म समथिंग ऑन दीज लाइन्स हम्म हम्म उसने हम्म कही थी। हम्म तो हमारे जो बाकी जो स्कूल हैं ना आम तौर पर, वो ऑप्टिमाइज़ मेरे ख़्याल से करते हैं टू फॉर बीइंग लेबर, ठीक है? हम्म लेबर इन द सेंस ऑफ कि भई अगर डॉक्टर बना रहे हैं, तो डॉक्टर को प्राइमरीली वो यही चाहेंगे कि भई जाके किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर ले, लैब दे दे या कुछ इस तरह कर ले। इंजीनियर बना रहे हैं, तो वो भी इसी तरह होगा। लेकिन जो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बंदा ऑप्टिमाइज़ करें ना आप, तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि यार आपने लेबर लेबर को डिफरेंट लेंथ से देखता है कि भई ये लेबर तो लोग हैं जो कि कोई काम कर सकते हैं, और कैपिटल पैसा मेरे पास मौजूद है, या मैं डेट की सूरत में या इक्विटी की सूरत में ले सकता हूँ, और दोनों को मर्ज करके ना मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्या ऐसा ही है कि मतलब हम भी इसी लेंस से देखते हैं कि भई हम जो एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, तो उनको हम उसी तरीके की वैल्यू क्रिएशन की तरफ लगा रहे हैं, कि बजाय इसके कि सिर्फ़ आप एक कोई टूल बन के उस पूरे सिस्टम के अंदर रह जाएँ, जो सिर्फ़ एक सर्टेन एंड को मीट करे, बल्कि ओवरऑल वो कहीं से भी कैपिटल पकड़े, उसके बारे में सोचे। है तो आइडिया ही ना? तो बिल्कुल। और इसमें एक बात ये भी है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में ना, एक बात ये भी होती है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो ना, आप वहीं वहीं पे गैप आइडेंटिफाई करते हो टिपिकली। हुँ, और यानी जिस जिस चीज़ का आपको एक्सपोजर होता है एनवायरनमेंट, मतलब ये भी हो सकता है कि आप लिंक्डइन में बैठे रहते हो या सोशल पे बैठे रहते हो, तो वहाँ का कोई मसला आप ढूंढ लेते हो। यानी वो आपकी डोमेन या आपकी एक्सेस जो होती है, सर्कल होता है, उसके अंदर ही वो प्रॉब्लम आप ढूंढते हो ना। मतलब चांद का मसला तो मैं बैठे बैठे नहीं सॉल्व करूंगा, मुझे ख्वाब आएगा कि यहाँ पे कोई मसला है। हुँ, इसमें मैं एक पहले भी शायद बात कर चुका हूँ कि मेरे एक जानने वाले मतलब रिलेटिव है, मैं उनको देखता था कुछ अर्सा पहले ना, तो फेसबुक वगैरह पे ज़रा इन था, आज से कुछ 10 साल पहले से जो पीरियड था सारा, 5-4 साल उसके, तो वो हर थोड़ी देर से के बाद ना चेक इन किया हुआ है, लंदन जा रहे हैं, चेक इन किया हुआ है, जर्मनी चेक इन किया हुआ है, पता नहीं किधर। हुँ,
मैं कहता था यार ये भाई के पास क्या गेम है ना, ये क्या कर रहा है। हुँ। तो एक दफ़ा किसी शादी में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप क्या करते हैं, मतलब बिज़नेस क्या है आपका? तो उन्होंने कहा कि यार हम ना वो एक होता है ना ट्रैक्टर जो होते हैं, वो ट्रैक्टरों के अंदर ना कार्बोरेटर होता है एक, उसके अंदर ना एक पुर्जा कोई डलता है, उसकी ना हमारे पास ना एक्सक्लूसिव किसी ब्रांड की ना वो पाकिस्तान के राइट्स हैं, मतलब उसकी डीलरशिप है डीलरशिप। हमारे पास। हुँ। मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें बताया किसने था कि ट्रैक्टर के अंदर कार्बोरेटर के अंदर एक पुर्जा मिलता है जिसकी फलाने मुल्क की फ्रेंचाइज तुमने या डीलरशिप तुमने उस खरीदोगे ना तो तुम हुँ। दुनिया फिर रहोगे उसके चक्कर हुँ। में। कितना आसान है, लाइक हुँ। आप उनके घर में जाएँ, यू नो दे हैव लाइक 2 कनाल का घर, कोई तो मसला नहीं है, खाने खाते-पीते घराने के लोग हैं और सब कुछ कर रहे हैं और वो पुर्ज़े बेच रहे हैं। कभी कोई डील ढूँढ लेते हैं, कभी कोई डीलरशिप ढूँढ लेते हैं, कोई और की फ्रेंचाइज़ पकड़ लेते हैं। हुँ। तो इस बंदे की ज़िंदगी कितनी चिल है, ट्रैवल भी कर रहा है, कॉन्फ वो कहते हैं एग्ज़िबिशन्स में जा रहे हैं, नए-नए क्लाइंट्स भी ढूँढ रहे हैं, नए डीलर, नए पार्ट्स। हुँ। वो एक दफ़ा इतना घुस जाता है। हुँ। अब मुझे वो कभी समझ नहीं आई। कोई इसी तरह कोई जो है ना फर्टिलाइज़र में काम कर रहा है तो वो उसको एक मसला पता है, मुझे नहीं पता। वो उसने ढूँढ-ढूँढा के मार्केट ढूँढ के उसमें सप्लाई करना शुरू कर दी। तो मेरे ख़्याल से ये एवर चेंजिंग है और मतलब कि एवर लास्टिंग भी है। ये जो सीन है ना इसको मैं हुँ। कहता हूँ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू क्रिएशन हुँ। या बिज़नेस बिल्डिंग व्हाटएवर, क्योंकि नो मैटर ट्रेंड क्या है, नो मैटर टेक्नोलॉजी कौन सी आई हुई है, वेव कहाँ जा रही है, ये अगर आपका माइंडसेट है ना यू विल ऑलवेज हैव अ थिंग टू वर्क ऑन। यस यू मे बी लुकिंग एट टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू वांट, बट you will have something to work on. But if you are just chasing the wave, in that case, जैसे मैंने कहा था कि वेबिनार में भी कि टाइमिंग मैटर्स। इफ़ यू आर द राइट टाइम, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, द वेव विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। जैसे अगर प्रोग्रामिंग आपने उस टाइम पे सीख ली थी, मुझे याद पड़ता है जब हम फास्ट में पढ़े थे तो पहले सेमेस्टर में मुझे किसने बताया, 2001 में मुझे बताया हमारे टीचर ने कि जी अब तो ज़रा नीचे आ गया है हुँ। कंप्यूटर्स का ना सीन। 98 की बात उन्होंने बताई, 1998 की। उन्होंने कहा 3 साल पहले ना पाकिस्तानी मार्केट में किसी को जावा का नाम भी आता था, उसकी जॉब पक्की थी। इसका क्या मतलब है? जावा का नाम आता है मतलब ये कि तुम जावा इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम तुम्हें सिखा भी देंगे, ट्रेन भी कर देंगे, ये कर देंगे, तू टेंशन ना ले, तेरा काम बन गया है। क्योंकि आगे डिमांड इतनी ज़्यादा है और एक व वेव आई हुई है, हुँ। तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुमने कोई बड़े-बड़े सवाल पूछने कोई नहीं, आँखें बंद करो, कूद जाओ। हुँ। और उसी पे हम ट्रेंड हैं। सारे के सारे ये जनरेशन मुझे लगता है जो हम हमारी जनरेशन है और जो हुँ। उसके बाद हमें देखा-देखी अगली जनरेशन, वो सीएस में जो कूद रहे हैं ना, वो सारे इस चक्कर में कूद रहे हैं कि देयर आर पीपल वेटिंग फॉर अस और अपॉर्च्युनिटी वेटिंग फॉर अस। हम जाएँगे, प्रोग्रामिंग सीख ली हमने। हुँ। हम उनको जाके वैसे पासवर्ड डालेंगे, प्रोग्रामिंग लर्न्ड, ठक हुँ। एंटर, हुँ। और वो हमें कहेगा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो दरवाज़े खोल नहीं रहे आप। हुँ। लेकिन जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वो यही है कि यार ये काम ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, इसको ऐसे क्यों ऐसे कर लेते हैं। इसको मैं वो लास्ट टाइम बताया था, वो जूते की एग्ज़ाम्पल दी। जूता ज़िप, बच्चों की ज़िप जो है ना वो हाँ, जूते की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी तरह कई चीज़ें यार, लाइक एवरी टाइम चाइना की प्रोडक्ट्स आप देखें, आप कोई ऐसी टीमों पे चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, अमेज़न पे चले जाएँ या आप कोई ऐसी फीड अपनी सेट कर लें सोशल मीडिया की, कि आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएँ। हुँ। हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है ना, उसमें सबसे पहला जो फ़ोकस है ना, वो सिर्फ़ ये है कि जनरल इंट्यूशन बिल्ड करना, आइडियाज़ उसको पता लगे। तो 1000 मतलब मेरी ख़्वाहिश है अल्लाह करे हम कर सकें, 1000 आइडियाज़ को कॉम्प्रिहेंड करवाना कि ये भी हो सकता है आइडिया, ये भी आइडिया है, ये भी बिज़नेस है, ये भी बिज़नेस है, ये भी बिज़नेस है। हुँ। उसका दिमाग एकदम खोल दें। फिर हुँ। उसके बाद उसने एक डिग्री में 6 साल लगाने हैं, ये कि मुझे एंड पे क्या मिलेगा कि मुझे ना कोई प्रोग्राम लिखना आ जाएगा। हुँ। ये इस तरह नहीं वो चलेगा फिर। तो आई थिंक ये चीज़ है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गरीब मुल्क है, अक्सर लोग गरीब हैं, तो सब्र नहीं होता, बेसब्रापन बहुत आगे चल के। तो आप उनको 1 घंटे का लेक्चर दें, 2 घंटे का लेक्चर दें, हुँ। तो वो उसके बाद एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया। हुँ। एक आदमी होता है, उसको कोई बंदा देखता है कि वो नमाज़ नहीं पढ़ता, तो वो उसको कहता है कि दूसरा बंदा कहता है मैं इसको नमाज़ पे लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो वो गरीब सा होता है बेचारा, उसको आके कहता है इधर आ, तू जो है ना 40 दिन नमाज़ पढ़नी है, हुँ। तकबीर उला दे नाल, पहली तकबीर के साथ तुमने नमाज़ पढ़नी है, तो मैं तुम्हें 40 भैंसें दूँगा। कहता नहीं मज़ाक कर रहे हो, मज़ाक कर रहे हो। कहता नहीं यार मैं कह रहा था। हुँ। तो वो कहता नहीं यार मज़ाक ऐसे तो नहीं। कहता नहीं मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें 40 तुम्हें दूँगा, तुम शुरू कर दो। कहता ठीक है। पहला दिन आता है जनाब वो 5 नमाज़ें, दूसरा दिन 5 नमाज़ें, पहली तकबीर मस्जिद में बैठा ओह! जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं, तो वो आता है और वो आके कहता है मेरी भैंस है। तो वो कहता है कौन-सी भैंस है? हुँ। तो वो कहता है क्या मतलब तुमने मुझे कहा था कि 40 दिन नमाज़ पढ़ोगे और तुम्हें मैं भैंसें दूँगा।
कहता है यार वो तो मैंने तुम्हें नमाजी बनाने के लिए कहा था, तुम्हें मुबारक हो, तुम नमाजी बन गए हो। और तुम्हें 40 दिन जो नमाज पढ़ता है तकबीरुल्लाह के साथ, उसको पता नहीं वो 2 परवाने मिलते हैं जहन्नुम से, खलासी का भी हदीस में आता है। और इस तरह से तो तुम्हें तो पक्के निफाक से बरी हो गए तुम तो, तुम्हें तो जो है ना मुबारक हो बहुत। बड़ा गुस्से से उसको देखता है। देखने के बाद कहता है मैंने पता सी तू झूठ बोल रहा है, इसीलिए मैं 40 दिन बगैर वजू के नमाज पढ़ता रहूँ, मैं भी फ्रॉड करता हूँ। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो बेचारे वो आगे तक पहुँच गए ना, ऑल दे वांट टू हियर इज व्हेन विल आई गेट मनी, मुझे पैसा कब आएगा। आप उसे कहें यार तू ये कर ले, तू वो कर ले, सुनता वो रहेगा सारी बात, लेकिन पैसा कब आएगा। तो यहाँ का जो बिजनेस है ना वो पैसा है, ये सिनोनिम्स है पाकिस्तान में, वैल्यू क्रिएशन नहीं है। और ये हो बड़ों को नहीं सिखा सकता मैं तो नहीं सिखा सकता। जो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया ना वो पैसे ही कमाना है उसने, वो बहुत लेट हो गया। ये जो बच्चे हैं ना 4-5 ग्रेड के, ये वो टाइम है कि जिसको अगर आप उस बच्चे में अगर ये वायरिंग कर दें, वैक्सीनेशन, कॉग्निटिव वैक्सीनेशन, भाईजान ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। और करे ना भी तो अप्रिशिएट तो करेगा ना। आपको अच्छे लोग माशरे में, हर कोई सेठ, हर कोई वो नहीं होता। माशरे में ऐसे लोग चाहिए जो अच्छाई को अगर ओन नहीं करते या कंटेन नहीं करते, अप्रिशिएट तो कर सके और लाइक तो कर सके, और उनको पता तो लगे कि यार ये जो बंदा है ये उससे बेहतर है बिकॉज इसने वैल्यू क्रिएट किया और उसने नहीं की। तो स्टैंडर्ड तो अपना सोसाइटी का ऊपर करें। बिल्कुल। और इनोवेशन होगी इसमें, नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं बिल्कुल। एक्चुअली ये सोच रहा था कि हाँ, इवन हमें भी पर्सनली, हमारी भी जो सारा बैकग्राउंड है वो आईटी का ही है, सब डिजिटल सॉफ्ट स्किल्स, यानी डिजिटल स्किल्स है, यानी हर प्रोडक्ट आइडिया सॉफ्टवेयर ही बनता है। हार्डवेयर या प्रैक्टिकल चीज़ें हमारी कोई ट्रेनिंग कोई नहीं। तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसे क्या कोर्सेज हो सकते हैं कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और वो एक्चुअली कोई चीज़ बना के मतलब दिखाई दे, मतलब कोई प्रोटोटाइप बना के, जैसे डीआईवाई के प्रोजेक्ट होते हैं खुद से आप बनाते हैं, वो बना के वो करके, तो उसके बाद उनको वो कोर्सेज कराए जाएं कि जिसमें उसको वो मतलब कोई आई डोंट नो स्मॉल यूनिट लगा लें या फैक्ट्री लगाएं, या वो उसका कोई ना प्रोडक्शन साइट पे जाएं और वो चीज़ प्रोड्यूस कर करके देना शुरू करें। तो लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो आपने कुछ देर पहले एक्सपोज़र की बात की, तो एक्सपोज़र भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एक्सपोज़र किसी भी शख्स को मिलता है वो कंपेयर टू नॉर्मल जो एजुकेशन एक बच्चा हासिल करता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वुड यू लाइक टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन दैट इन डिटेल कि वो क्यों ऐसा होता है, कि उसको क्यों एक्सपोज़र ज़्यादा मिल रहा होता है? ज़िंदगी तो वही है, उसके पास भी टाइम उतना ही है जितना दूसरे बच्चे के चीज़ें, पास टाइम है। हाँ, लेकिन चीज़ें, टाइम तो है, लेकिन मेरे ख़्याल से ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा कर रहा होता है ना वो। वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें देख रहा होता है। एक तो व्यूज़ का बहुत फ़र्क हो जाता है। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप हेड हैं, तो आपको हर कोई आपसे आके राब्ता कर रहा है, तो आपको एचआर वाला एचआर के मसले 10 मिनट में समझा देगा सारे। फाइनेंस वाला 10 मिनट में फाइनेंस के मसले आपको समझा रहा है, तो आपको पूरी-पूरी बात समझ में आ रही होती है। और आपने किसी दर्जे में अगर स्टार्ट किया है, तो आपने वो सब खुद से भी किया ही होता है। तो लेकिन जो बंदा कोई जॉब कर रहा है, कोई फंक्शन है, उसके ने रोज़ अपनी वही चीज़ देखनी है, उसी को बार-बार देखना है, तो उसके अंदर एक मज़ीद नई चीज़ें उसके लिए नहीं हो रही होंगी। मतलब वो उसका एक एक्सपर्ट, यानी वो हिफ्ज़ हो जाती हैं, उसको याद हो जाती हैं और वो फिर बड़ी जल्दी-जल्दी वो चीज़ें कर रहा है। तो काम वो फिर नया नहीं कुछ कर रहा, यानी वो उसके अंदर कुछ ऐड नहीं हो रहा उसका। इस वजह से उसका एक्सपोज़र लिमिटेड हो जाता है। हाँ, असेंबली लाइन में एक टूल के तौर पर बिल्कुल, अब ज़्यादा एक कर। चीज़ यहाँ से उठानी है, यहाँ फेंकनी है, यहाँ से शुरू में उसको इसमें लर्निंग हुई होगी, लेकिन उसके बाद उसको आ गया, मतलब रोटी पका के तवे पे रखनी है, उसको करके ऐसे। तो वो शुरू में तो बड़ा मसला होगा, अभी टेढ़ी होगी, सीधी होगी, जब एक बार सीधी हो गई, तो बस अब वो उसको वो एक रखा ही जा रहा है, तो उसमें क्या है, नया वैल्यू एडिशन तो कुछ नहीं हो रहा, इंक्रीमेंटल वैल्यू बहुत। इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हर दूसरे दिन कोई नया कस्टमर खराब, कोई ये मसला, कोई वो मसला, कभी कुछ, हर दफ़ा नया बहाना, हर दफ़ा नया स्यापा। हुँ, तो और फिर टारगेट्स ग्रोथ के, अगर आपने एक चीज़ सेटल किया तो अगर ग्रोथ, अब इसको ग्रो करना है, ग्रोथ में इतने अजीब चैलेंजेस आते हैं जो कि मतलब हम जब कहते थे, कि मेरा दोस्त कहता था कि 15-20 बंदों की कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस चलाना वो एक अलग मसला है, 15-20 तक लेके जाना, फिर उसको 100 तक लेके जाना हुँ, वो एक अलग मसला है। और वो ऐसा मसला है कि वो मेरे से तो नहीं गई, ठीक हुँ, है, मैं 80 पे जाता था, फिर नहीं जाता था, ऊपर क्या, वो वाकई वो इतना ज़्यादा आपसे वो डिमांड करती है चीज़, कि उसको चलाना और 1000 की कंपनी चलाना वो बिल्कुल डिफरेंट चैलेंज। हुँ, उसमें आपको लीडरशिप चाहिए, उसमें आपको और चीज़ें चाहिए, तो वो प्रॉब्लम चेंज होता रहता है। तो जिस बंदे ने वो सारा देखा होता है, उसको बहुत कुछ पता होता है फिर। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो हमारी बात होगी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और अर्ली ईयर्स में अगर वो सीख लेंगे, तो आगे पूरी ज़िंदगी वो उसी के ऊपर बिल्ड अप कर रहे होंगे, तो कितना मेजर एक एडवांटेज उनको मिल जाएगा।
अच्छा, तो इसके अलावा हमारा एक बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि एक्सेलरेटेड लर्निंग हम करवाते हैं। तो एक्सेलरेटेड लर्निंग क्या है? और दूसरी बात कि इसके ऊपर एक जो मेजर जो इसके ऊपर एक मसला नज़र आता है, वो ये आता है कि छोटा बच्चा जो 4-5 ग्रेड में है, उसको आप एक्सेलरेटेड लर्निंग कराएँगे, 8वीं जमात तक का करिकुलम पूरा पढ़ाएँगे, तो वो तो बहुत बर्डन हो जाएगा बच्चे के ऊपर और बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कवर करना। तो हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? Accelerated learning जो है ना, this is our approach, this is our recipe to achieve things like big ambitions, like to execute, या to incorporate big ambitions like teaching entrepreneurship or AI to school going kids. The thing is that मेरे नज़दीक जो सीक्वेंस है वो ये है कि the first thing, the grade 8 तक जो चीज़ हमने पैदा करनी होती है ना बच्चे में, मेरे ख्याल से वो ये होती है कि बच्चे को सोचना आ जाए, उसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, सोचने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है ना, उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत उसको एप्टीट्यूड उसका होना चाहिए लर्निंग का, मतलब गिव अप ना करे इतना जल्दी, मुश्किल चीज़ें भी कर सके, बैठा है तो प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट होगा तो छोड़ दो जी कुछ और करते हैं, ये चीज़ें उसकी नहीं कि रेडी उसको होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, असल में तो 1 साल में हम इस पे फ़ोकस करें। हमारा किताबें ज़्यादा पढ़ाना है वो सब नहीं है मकसद, ठीक है? लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि 8th ग्रेड तक 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, लैंग्वेज, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स में जितनी कोई साइंस होती है, जितनी कोई सोशल साइंसेज़ होती हैं, वो बहुत बेसिक है। अगर आप कोई भी किताब खोल के देख लें, ग्रेड 8 की मैं कह रहा हूँ, 6, 7 या 4, 5 की तो छोड़ ही दें। 8 वाली भी आप देखें तो वो बहुत कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। वो एक जस्ट एक रीडिंग है एक, और किसी भी चीज़ को आप रीड करते हो तो उसके अंदर आपको यही समझ होनी चाहिए कि यार इस पे क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको कैसे जोड़ा जा रहा है, उनमें से क्या रिड्यूस किया जा रहा है, कैसे बिल्डअप किया जा रहा है आर्गुमेंट, किस चीज़ पे एम्फेसिस है, कौन सी नई मालूमात है, कौन सी पुरानी यूज़ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली आपने इसकी टेक्नीक आपने सीखनी होती है, हाउ टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, हाउ टू रिकॉल। तो हम लोग जब देखते हैं कि मैथ्स को, जब मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, तो ये चीज़ हम फोकस हमारा थिंकिंग है, बट मैथमेटिक्स अगर आप और देखें ना तो उसमें भी 3-4 स्किल्स ही हैं, यानी ग्रेड 8 तक की। आप अरिथमेटिक्स सिखाते हैं। अरिथमेटिक का टोटल प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू मैनिपुलेट काउंट्स, literally you should understand how to count, how to build a count, and then how to add, subtract or multiply or divide different counts. इसमें इन 4 के अलावा, छोड़े 4 भी छोड़ें, आई थिंक इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड देन रेगुलर सब्ट्रैक्शन और रेगुलर एडिशन। तो ये टोटल चीज़ें ही 4 हो सकती हैं, हाँ, तो हम वो सिखाते हैं। और उसके साथ हम जो है ना जो पीसीज है, पोर्शंस हैं, फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट है, हम वो सिखाते हैं। हम नंबर सिस्टम जो है ना उसको रिड्यूस कराते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसके एल्गोरिदम्स इन ऑपरेशंस पे अप्लाई करवाते हैं कि आप लार्ज क्वांटिटीज़ को भी ये सब वही 4 काम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। फिर हम उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवाते हैं ताकि गिवन अ वर्ड प्रॉब्लम बच्चे को ये बात समझ लग जाए कि यहाँ पे डिवीजन ही होगी और कैसे होगा। मज़े की बात है, उन 4 में से कोई एक ही काम होना है, तो वो भी बच्चे को समझ लगता है कि यार कोई मतलब 100 चीज़ें तो नहीं है, जब ऐड करना है 2 चीज़ों को या माइनस करना है, तो ऐसा कितना को मुश्किल हम बना देते हैं कि लोगों को ये नहीं समझ आती कि यार यहाँ मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो करा के उनको हमने ये रट्टा लगवा देना कि वो कहेंगे यार भाई क्या बात कर रहे हो, डिवीजन कर लो यहाँ पे। और उसके बाद नंबर्स की प्रॉपर्टी, काउंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ है। काउंट की प्रॉपर्टी है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है जो जिस तरह भी कहना चाहे, और ऑपरेशंस की है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इसको छेड़छाड़ करके क्या क्या हो सकता है। दैट्स अ डायरेक्ट अरिथमेटिक, थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट वैल्यू ये वो, नेगेटिव नंबर ये वो। उसके बाद आप आ जाए अलजबरा पे, ठीक है। तो अलजबरा में हमारा जो फोकस होता है वो इक्वेशन है, कि इक्वेशन को ज़रा पहले समझ लें इस साइन को, और उसके बाद आप उसका फ़ायदा ये उठाएं। इट्स लाइक देयर इज़ अ स्टेटमेंट दैट सेज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन राइट हैंड साइड पे 10 लिखा हुआ है, तो आई डोंट हैव टू सी, आई विल से कि इस डब्बे में 10 ही पड़ा होगा, बिकॉज ओनली देन इट कैन बी इक्वल। बिकॉज क्वालिटी की प्रॉपर्टी ये है कि वो इक्वल होने का मतलब एक ही तरीका हो सकता है कि दोनों एक ही हो। ये नहीं हो सकता कि वो 20 हो और 10 हो दोनों इक्वल हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम उसको टूल सिखाते हैं कि हाउ डू यू वर्क विद एन इक्वेशन टू कन्वर्ट इट इनटू अ शेप वेयर देयर इज unknown on the one side and known on the one side, so that you can use this power of equality to tell कि this is the value of this unknown, ठीक है। तो ये दूसरा अलजबरा हो जाता है, एंड अपेरेंटली प्रीटी मच दैट्स इट। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं ज्योमेट्री पे, इसको अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पे।
ज्योमेट्री पे आप जाते हैं तो शेप्स की दुनिया में चले जाते हैं। ज्योमेट्री में अगर आप गौर करें तो 70%, 80%, 70% जितना करिकुलम है ना 8th तक का, वो टर्मिनोलॉजीज़ है। लिटरली मैं आपको पहले बताऊंगा यार, जिसके 4 कोने हो ना या 4 साइड्स हों, सीधी हों और ऐसी हों, ऐसे उसको स्क्वायर कहते हैं। फिर मैं आपको एक शेप दिखाऊंगा, ये स्क्वायर है कि नहीं। तो आपने ये बताना है कि ऐसे यार इसकी वो चीज़ें हैं कि नहीं, है तो ये स्क्वायर है। मतलब इसके अलावा नहीं है कुछ उसमें, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये पैरेललोग्राम है कि काइट है, ये फ्ला है कि फ्ला है, इस तरह के सवाल हैं। लेकिन जो उसमें टूल यूज़ होना है अरिथमेटिक और वो वाला ना, वो कब है कि जब आपको कोई कहता है अच्छा यार इसके ट्राइंगल के 2 एंगल्स ये हैं तो तीसरा एंगल क्या होगा। तो नाउ यू हैव टू बिल्ड एन इक्वेशन एंड देन यू सॉल्व इट द सेम टूल दैट यू लर्नड। तो इस तरह अगर मैंने आपको 5 मिनट में मैंने आपको बता दी ये कराना है, अब इसके लिए मुझे आप बता दें कितना टाइम चाहिए। 8 साल चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये 1 साल में बहुत हँस के होगा, और ये जिसको सोचना आ जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स करेगा, ये करेगा, उसके बाद भाई वो साइंस में भी बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान स्टडी में तो वैसे भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है? करेंगे, उसको हम समझाएँगे, सोचना सिखाएँगे सारा कुछ। फिर टूल्स यूज़ करेगा, फिर अपने तौर पे सेल्फ लर्निंग करेगा। तो वो फिर बताएगा कि कितनी जल्दी वो कितना कुछ बच्चे कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक टॉपिक दे दें और 4 किताबें पढ़ के आ जाए उसमें, और उसकी ओनरशिप होगी उस नॉलेज की, बिकॉज़ उसने खुद से ओन किया होगा। मैं आज एक बात कर रहा था किसी से, तो मैंने ये कहा था कि वही जवाबात आपके साथ रहते हैं जिनके सवाल आपके अपने होते हैं। बाकी जो सवाल आप उधार मांग के लेते हैं ना, तो उनके जवाब भी आपके लिए कर्जी होते हैं, आपके ऊपर उधार ही होते हैं, वो निकल जाते हैं। आपने यार उतारा यार क्या सवाल है, तो कहा ये सवाल है। वो सवाल आपने पकड़ा, उसका जवाब ढूंढ के ले आए ना थोड़ा सा बगायब, तो सवाल आपका अपना नहीं था। सवाल आपका अपना होगा ना, तो जवाब आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा, बिकॉज आपका सवाल आपके अंदर से उठा था। तो जब आपका ये चीज़ होगी, जो वो नॉलेज खुद से गेन करेगा, उसके बाद उसको ये कि वो तकरीर करेगा पूरी, पेपर में सवाल आएगा, उसको छुड़वाना पड़ेगा पेन, कहेगा और बताऊँ, थोड़ी सी 2 बातें और बता दूँ। लेकिन जिसने नहीं किया होता उसको पता नहीं होता, वो उसने सट्टा लगाया होता है, उसको आधी बातें भूल जाती हैं। फिर वो कहता है यार पता नहीं ये पहले था कि वो बाद में था। तो ये चीज़ एक्सेलरेशन है कि हम ये समझते हैं कि इसने जितना स्पेस ली हुई है ना, इसको स्क्वीज़ करें, जगह बनाए, तो आपको इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी इन सालों में, 5, 6, 7, 8 में, कि बच्चे को आप क्या कुछ नहीं करा सकते फिर। और अगेन ये वो जो 1 साल में मैंने बताया ना कि हमारा को मकसद ये क्या होता है ग्रेड 6, 7, 8, मैंने तो नहीं बनाया, तुमने बनाया तो बता दो। जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता। मैंने तो उसको सोचना सिखाना है। सोचने के बाद काम की चीज़ें करानी है जो दुनिया में उसके काम आएँगी। लगे हाथ उसको मैथ आ जाएगा, और लगे हाथ उसको लैंग्वेज और बाकी सब्जेक्ट्स का नॉलेज उसको होगा। जो कि 20-30% उसका नॉलेज होगा, बाकी सारा उसका नया नॉलेज होगा। ये बच्चा जब आप ग्रेड 8 में लेके जाएँगे, तो फिर ये दूसरों से नहीं पढ़ेगा, ये हमसे ही 9th 10th में हमसे ही पढ़ेगा, मतलब उस लेवल पे। क्योंकि वो उसको क्या नया देंगे, वो तो उसको सब आता होगा। मेरा बच्चा ग्रेड 8 के बाद 9th 10th मेरे ख्याल से उसका मैथ वो भी 4-5 महीने में ख़त्म कर देगा। और मेरा मैट्रिक किया हुआ बच्चा या ओ लेवल किया हुआ बच्चा ए लेवल्स का भी 6 महीने में ख़त्म कर देगा। क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि उसको ये पता है कि ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, कॉन्सेप्ट, और उसमें वो क्या 4 बातें हैं, और उसकी कुछ प्रैक्टिस करेगा तो उसके वो इंट्यूशन होगी ना उसकी, वो बिल्ड करेगा। दिमाग तो चला हुआ है पहले बिल्कुल। ही तो वही से। बेहतरीन है सर। तो यहाँ पर इसको इंशाल्लाह एंड करते हैं। ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। इंशाल्लाह जी। थैंक ओके, यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इस्लाम।